प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री व्यालोक जी। व्यालोक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते। जय जय सिया राम। जय श्री राम। दर्शकों, आज का विषय है जो राघव चड्ढा चले आ रहे हैं अपने साथ 6 लोगों को लेकर भाजपा में, वो भी राज्यसभा के सांसद। बड़ा अद्भुत यह रहा कि आज तक हम लोगों ने विधायक टूटते हुए देखे, पार्टियां टूटते हुए देखी, सांसद इधर से उधर जाते हुए देखे, पर राज्यसभा के सांसद इंटरेस्टिंग। खैर, पर जो हुआ सो हुआ। और सबसे मेन बात है कि यह घटनाक्रम जो है बहुत सारे तर्क कुतर्क और विचारों को जन्म देता है। जैसे तालाब में पत्थर फेंक दीजिए तो फिर लहरें निकलती हैं अलग अलग, वैसा ही कुछ हुआ है। इसमें पहला तर्क है कि भाजपा को जो वॉशिंग मशीन बनाया जाता है कि भाई पहले फ्रॉड लोग और ईडी की जिन पे जांच चल रही है वह लोग भाजपा में आते ही शांत हो जाते हैं। दूसरा, पंजाब का चुनाव आने वाला है, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये, तो क्या सही क्या गलत, इस पर हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। व्यालोक जी, सबसे पहले आपके विचार क्या हैं इस घटनाक्रम पर? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, या जो हुआ सो हुआ, पर इसके निहितार्थ क्या है? जी, निहितार्थ क्या है? निहितार्थ ये है कि राघव चड्ढा जी का हृदय परिवर्तन हुआ। उनको लगा कि भाई आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों और उसूलों के लिए बनी थी उस पर काम नहीं कर रही है, और उन्होंने देखा कि भाई राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना बहुत आवश्यक है, उसकी शरण में जाना पड़ेगा, तो वो चले गए। हुआ यही हुआ। तेज राष्ट्रभक्ति बहुत तेज से आई थी क्या? राष्ट्रभक्ति को भाजपा से आप क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का उस पर विशेषाधिकार है, लेकिन बाकी दल अन्य खुद ही अपनी छवि बनाती है। भाई किसने कहा कि भाजपा का उस पर एकाधिकार है? कोई तो नहीं कह रहा है। तुम लोग इसके उल्टी बात क्यों करते हो? तुम लोग हमेशा देश विरोधी बातों के समर्थन में इसके लिए क्यों चले जाते हो? ये मुद्दा है। तो भाजपा ने कोई अचानक से, मतलब कोई, ठीक है पंजाब का चुनाव है तो इसमें मतलब राघव चड्ढा कौन से जमीनी नेता हो गए हैं भाई? पंजाब के कुछ रहस्य पता होंगे उनको, सत्ता के गलियारों के, लेकिन उससे वो पंजाब में एक प्रभावी जन नेता बन जाएंगे ऐसा थोड़े ना है। राघव चड्ढा बिल्कुल भाई मिडिल क्लास के सपनों की जो लंबी उड़ान हो सकती है उसका वो प्रतीक थे। सीए थे, फिर स्वच्छ राजनीति करने आए, फिर शादी किए, फिर एक नई गाथा लिखे। जलमोड़ 10 साल जलमोड़ भी देखा उन्होंने, दिल्ली वाला, जिसमें पैसा बहा। जी जी। और यमुना उतनी ही गंदी होती गई, तमाम चीजें हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से एक जो प्रश्न निकलता है उस पर कोई चिंतक नहीं सोच रहा है, तो मैंने सोचा के लिए मैं ही चिंतक बन जाऊं कि एक प्रखर आंदोलन, जन आंदोलन इस देश में होता है। बिल्कुल जो आजकल धमकी जी जा रही है बांग्लादेश की और नेपाल की, वैसा होता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2014 के पहले का माहौल, 13-13 के आसपास जनता की नाउमीदी, रोज एक नया घोटाला, तमाम चीजें। और वो व्यक्ति कितनी तेजी से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचता है और फिर वो आंदोलन खत्म। आंदोलन तो बहुत पहले खत्म, मतलब वो एक राजनीतिक पार्टी भी खत्म इतनी जल्दी किसी की, क्योंकि अब तो 3-4 लोग जो बचे हैं उनमें अब वो न तो दौड़ रहा, न वो करिश्माई ये रहा। अब तो इंस्टा पीढ़ी है, वो तो सबको की पोल खोल देती है तुरंत ही, और उसको आप कुछ भी इधर उधर कह के बरगला नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस प्रश्न पर सोचना कि नागरिक अधिकारों की बात और तमाम जो वामपंथी लोग बातें करते रहे हैं, उस सपने को किस तरह केजरीवाल ने गला घोंट दिया उसका, उस पर भी बात होनी चाहिए। जी। नहीं, एक मेन बात यह है कि अब इस घटनाक्रम पर आते हैं कि इन लोगों को पंजाब चुनाव, पंजाब भी एक बॉर्डर स्टेट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पश्चिम बंगाल है। दोनों में हम देखते हैं कि काफी समानताएं भी हैं, दोनों का एक इतिहास है, दोनों में ही
दोनों के ऊपर इस्लामिक आक्रमण हुआ और वो एक बड़ी भूमि जो है बंगाल की भी बांग्लादेश हो गई, और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान काटा तो इन्हीं दोनों सभ्यताओं से गया, पंजाबी और बंगाल। और पाकिस्तान ने फिर अपना प्रोजेक्ट भी चलाया, खालिस्तानियों का भी प्रोजेक्ट चलाया। 25 साल की शांति थी, पर केजरीवाल ने पंजाब में घुस के फिर से खालिस्तानी पैदा कराने शुरू किए। सन 95 के बाद से कम 2020 तक तो एक शांति थी ही थी। पर तो और ड्रग्स का जो इस समय वहां रैकेट चल रहा है, वहां जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो आक्रमण चल रहा है, तो भारत के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। और वहां पर आम चुनाव नहीं होते, वो भी एक युद्ध क्षेत्र ही हो जाता है। हमने खालिस्तानी आंदोलन जो किसानों के नाम पर किया गया था, बाकायदा देखा था कि किस प्रकार से लश्कर चला, दिल्ली घेर लिया, ये सब तो हम सब देखते हैं उसको। और यह भी था कि हरियाणा के चुनाव में यदि कांग्रेस जीत जाती तो फिर प्लान था कि पंजाब से चलते ये लोग फिर दिल्ली घेरते। खैर वो नहीं हुआ। इतना महत्वपूर्ण प्रदेश है, उस प्रदेश के को भारत में, मतलब उस प्रदेश में जो गंदगी है, जो एंटी भारत कार्यक्रम चल रहा है, उसको यदि दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए अगर यह सब कार्य किए जाते हैं तो क्या उचित है? नहीं, ये तो बहुत मजेदार बात है। राजनीति में उचित अनुचित से ज्यादा समुचित प्रश्न ये है कि कब और किन परिस्थितियों में किया गया और किन लक्ष्य को ध्यान में रख के किया गया। आपकी बहुसंख्यक जनता क्या कहती है उस शासन के बारे में, उसकी क्या राय है? अगर वो आपके रवैये से ठीक ठाक महसूस कर रही है तो फिर ठीक ही है। और दूसरी बात की राजनीति में नैतिकता की बात अक्सर हारने वाला पक्ष करता है, ये एक बड़ी बात है। और खास तौर से एक ऐसे समय में और एक ऐसे देश में जहां अभी आप अगर गिनतियों पर रखना चाहें तो मोदी के सामने या वर्तमान सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। क्योंकि एक तरफ सामाजिक जो वर्गीकरण हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, वो एक अलग दौर जा रहा है, वो 1990 की तरफ जा रहा है। इसके अलावा धार्मिक वर्गीकरण जो है, ध्रुवीकरण जो है, वो बहुत तीखा हो गया है। उसके अलावा तमाम चीजों के बावजूद एक ठीक ठाक जिंदगी लोग जी रहे हैं। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप किस दौर में हैं और उस समय आपने इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए क्या क्या किया, इससे इतिहास आपका मूल्य तय करेगा। और इतिहास कोई आजकल में तो मूल्य तय नहीं करेगा भाई, 20 साल 50 साल बाद ही तय करेगा। तो जब वो तय करेगा तो वह इन चीजों पर आपको परखेगा, ग्रेटर गोल्स आपके क्या थे। और वैसे भी भाई पार्टी में टूट वूट तो तब कहते हैं, डिफेक्शन तब कहते हैं जब यहाँ 2 तिहाई का संख्या इसीलिए दी गई है कि मतलब कोई लालच लोभ में आके कहीं भी इधर उधर ना हो। वो भाजपा की नीति से समर्थक है उसके, उनको लगा कि आम आदमी पार्टी में उनके साथ धोखा हुआ है, वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। वरना 1-2 लोग करते हैं ना। आप इतना डाइवर्स बैकग्राउंड देखिए भाई। एक मित्तल साहब हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, उनका बहुरंगी व्यक्तित्व देखिए। फिर अपने चड्डा साहब हैं, फिर और संगठन वाले संदीप पाठक, संगठन वाले संदीप पाठक, तब हरभजन जी तो क्रिकेटर हमारे हरभजन सिंह जी हैं। तो इसलिए ये, और लंबी तैयारियों के बाद ऐसा होता है, ऐसा नहीं है ये 6-7 अलग। और जबकि अभी पल पल की सूचना एक दूसरे की लोग रख रहे हैं, उस समय इन्होंने कैसे मीटिंग की होगी, कैसे एक दूसरे के साथ अपने लक्ष्य तय किए होंगे साझा, ये तमाम बातें हैं ना। तो भाई इसका मतलब कि इनका अपने लक्ष्य के प्रति इनकी प्रतिबद्धता थी। इन्होंने कोई ऐसे वैसे मतलब या मजाक में नहीं किया था, ये अच्छी तरह से जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। जी जी आपको थोड़ा लोग लाइटर मोड में ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो है थोड़ा सा बंगाल चुनाव काफी सीरियस था, काफी गहन था, मतलब गंभीरता से लड़ा जा रहा था, तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए था, तो केजरीवाल के साथ जो है इन लोग का एंटरटेनमेंट यही था, तो ठीक कुछ हल्का माहौल हल्का रखा जाए।
दूसरी बात ये कि अब मित्तल जी के बारे में बताया आपने, राज्यसभा के सांसद हैं और हर सांसद को इस प्रकार से दिल्ली में बंगला मिलता है। उसी बंगले में केजरीवाल रह रहा था, मित्तल जी के ही बंगले में केजरीवाल रह रहा था। उसको हवा भी नहीं लगी कि मित्तल जी जो है जा रहे हैं। अब शायद उससे बंगला खाली कराया जाएगा दिल्ली का। अब दिल्ली में कहाँ जाएगा केजरीवाल? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई घर पाएगा? देखते हैं। कमिंग बैक टू दिस की केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तृणमूल से कम तो है नहीं। जितना गंद उन्होंने तृणमूल ने बंगाल में भर दिया है, इन्फेस्ट कर दिया है डिजीज एक बाहर से आयात करके, वही रोहिंग्या तो ये केजरीवाल भी पालता था, दिल्ली में बढ़ा रहा था। दिल्ली भी वैसे ही बना रहा था जैसे कलकत्ता बनाया था। तो इन दोनों का क्या सिर्फ केजरीवाल और ममता का ध्वस्त होना जरूरी है, या इनकी जो पार्टी है, इस पार्टी के जो विचारधारा के लोग हैं जो एंटी नेशनल कार्यों में लिप्त हैं पूर्ण रूप से, इनका ध्वस्त होना जरूरी है? और ये इनके इन प्रकार चाहे ये काम जैसे भी हो, कोई नॉर्मल चुनाव तो है नहीं ये सब। ये वही कह रहा हूँ, नॉर्मल स्टेट्स तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या तमिलनाडु है, या केरल है कि हाँ ठीक है एक सत्ता आ रही है, एक सत्ता आ रही, तेलंगाना है एक सत्ता आ रही, एक सत्ता जा रही है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जी वैरव जी। सबसे पहले तो इस बात पर हंस लिया जाए कि मतलब आपने इन पार्टीज के लिए कहा कि सिद्धांतों पर, मतलब कौन से सिद्धांत? नहीं सिद्धांत नहीं, एंटी नेशनल सिद्धांत है इनके, सब बाहर से फंडेड है। भी कहा वही है, मतलब इन लोगों का एक ही सिद्धांत है कि भारत विरोधी कार्य करने, और उसमें भी अगर हिंदू विरोधी ना हो तो भारत विरोधी क्यों होंगे भाई? आप कुछ भी अगर भारत के खिलाफ करेंगे तो वो हिंदुओं का ही अहित करेंगे ना, और हिंदुओं का कुछ भी अहित करेंगे तो वो भारत के खिलाफ होगा, क्योंकि और कौन सी जगह है, कहाँ बचे हैं? जो भी है वो बात का पलायन है या जो भी है, यहाँ भी हम लोग सिकुड़ते सिकुड़ते कहाँ एक छोटी सी जगह बच गई है। तो समस्या वही है कि इन लोगों को समूह हटाने के लिए आपको साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, क्योंकि ये रक्त बीज है, ये समय आप इनको देंगे, इसलिए वो खप्पर साथ में लेते चलिए और रक्त को इकट्ठे करके उसका पान करते चलिए, वरना दिक्कत है। क्योंकि ये थोड़ी सी हरियाली आएगी, थोड़ा सा असंतोष फैलेगा। हालांकि ये सब तो शुभ लक्षण है। जो लोग कह रहे थे कि स्वर्ण और रजत की लड़ाई में मतलब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता चली गई है और ये वो, तो ये तो बताता है कि भाई भाजपा में तो लोग आ ही रहे हैं और पूरी की पूरी पार्टी चली आ रही है। इसका मतलब कि जमीन बहुत खराब नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो 29 तक बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ अमेंड हो सकता है, बहुत कुछ योजनाएं आ सकती हैं, और बहुत कुछ नीतीश कुमार जैसा ही किया जा सकता है। जी जी। तो जैसा आपने कहा, मोदी जी कुछ लोग कह रहे थे लोकप्रियता खत्म हो रही, क्या हो रहा है? वो बंगाल जाकर देखें, बंगाल का चुनाव देखें, बंगाल का माहौल देखें, और वहां उनकी लोकप्रियता देखें, उनका कार्यक्रम देखें, उनके द्वारा वो, मुझे लगता है मोदी जी जो है वो जब अपनी पॉलिटिक्स पे आते हैं ना, ग्राउंड पॉलिटिक्स पे, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं उसको। सत्ता सत्ता संभालना और बाकी सारे कार्य बड़े गंभीर कार्य होते हैं, सोचना पड़ता है, पॉलिसीज होती हैं, जो भी जिन निर्णय लेने होते हैं, पर तो वो एक्चुअल पॉलिटिक्स पे आते हैं तो लगता है कि ये तो मेरे घर का है, ये तो मेरा अपना खेल है, ये तो मैं एंजॉय करता हूँ। तो जब ये रैली करते हैं एक अलग रूप देखने को मिलता है, लोगों से मिलते हैं, लोगों से, और चूंकि मोदी जी स्वयं लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं भारत में, कहाँ से कहाँ पैदा हुए, कहाँ निकले, किस संगठन में गए, किस स्तर पर पहुंचे, तो भारत के लोकतंत्र का जीवंत यदि कोई रूप देखना है तो वो आपको मोदी जी में दिखता है। कमिंग बैक टू बाकी पॉलिटिक्स, तो गुणी है ही, उनकी राजनीतिक समझ पर तो किसी को शक नहीं करना चाहिए। तो जो भी हो रहा है, अगर लार्जर पर्पस है तो वंडरफुल। बाकी तो नरेश अग्रवाल जी भी भाजपा में आए थे, कहाँ है इस समय पता नहीं है। 2-4 लोग और भी थे भाजपा में, बड़े भ्रष्टाचारी, और कुछ लोग को कार्य भी मिले। जगदम्बिका पाल जी सांसद थे ये कांग्रेस से, वही वक्फ एक्ट पे पूरा जेपीसी उन्होंने हेड किया, और भी कई सारे लोग हैं। देखते हैं कि राघव चड्ढा क्या करेंगे आगे, समय बताएगा कि राघव चड्ढा वाकई में तालाब की वो खराब मछली जो सबको खराब करेगी, या
शुद्धिकरण हो जाएगा यहाँ उनके विचारों का, कार्यों का, कर्मों का। वेलोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर अपने विचार रखे। और इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, आपकी राय क्या है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये आपको क्या लगता है, ये क्या हुआ और सही है गलत है, इसके क्या, इससे कितने तरीके के विचार हैं वो आप हमसे जरूर साझा करें। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वैलोक वाणी और प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।